हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस कर रहे थे वो आईएएस का जो एग्जामिनेशन पेपर है 2023 का, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 66 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करा था। तो इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं 67 से, जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। तो बेसिकली 67 पे दो चीजें ऑप्शन दे रखी है। एक ऑप्शन दे रखा है, इन नंबर सिस्टम इफ एक वैल्यू दे रखी है 110 और देन इज इक्वलेंट टू एक नंबर दे रखा है जिसका बेस दे रखा है 2, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 3। एक तो ये इसमें पूछा गया है, और एक ग्रे कोड कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया है कि ग्रे कोड हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अगर हमारे पास कोई भी बाइनरी नंबर गिवन है। तो इसमें पूछा गया कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट। तो जैसे जनरली हमने पढ़ा था कि जो नंबर सिस्टम में हमने चार बेस के बारे में पढ़ा था, जो मेनली चार बेस होते हैं। जैसे बाइनरी एक नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 2 होता है। इसके अलावा हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और हमने हेक्साडेसिमल नंबर जो कॉमनली यूज्ड होते हैं। इसके अलावा नंबर सिस्टम में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, नंबर सिस्टम के अंदर हमारे कुछ और भी हमारे अलग अलग नंबर सिस्टम होते हैं, तो वो उस अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड कर देंगे जनरली। जैसे एक नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 3 होता है, उसमें 3 वैल्यू। जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, सबसे पहला तो हमने पढ़ा था जिसका बेस 2 था, और उसमें हमारे पास एलिमेंट कौन से थे, 0 और 1। इसके अलावा एक बेस 3 है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे कौन से होते हैं, 0 1 2। इसी अकॉर्डिंगली बेस 4, बेस 5। लेकिन जनरली जो हमारे जो यूजेस होते हैं वो चार नंबर सिस्टम यूज होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। लेकिन हमें अदर बेसिस, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उस अकॉर्डिंगली उसने उसको इंक्रीज करा। जैसे बाइनरी में 0 1 था तो देन इसने 2 बेस रख दिया, 0 1 2 को इंक्लूड कर लिया तो उसने बेस 3 रख दिया, 0 1 2 3 को इंक्लूड कर दिया तो उसने बेस 4 को इंक्लूड कर दिया। इसी तरीके से वो बेस 10 तक चला गया। तो यहाँ पे मैंने एक आपको इमेज शो कर रखी है जिसमें अलग अलग बेस और उसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स शो कर रखे हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर इसका नंबर सिस्टम में जो एलिमेंट है 110 जिसका एक्स बेस है, क्या ये इसके इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो अगर हमें किसी भी नंबर सिस्टम, जो जनरली हमने बाइनरी को अगर छोड़ देते हैं, ऑक्टल का हमने कन्वर्जन पढ़ा है, हेक्साडेसिमल का पढ़ा है और डेसिमल का पढ़ा है, तो अगर हमें उसको कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्टली बाइनरी में कैसे होगा, नहीं। उसको सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि ये जो नंबर है इसका बेस 3 है और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका प्रोसेस भी सेम सिमिलर वैसा ही है जिसका प्रोसेस मैंने आपको किसी भी नंबर को, बाइनरी अगर नंबर गिवन है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सेम प्रोसेस है। हम एक बार करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू राइट डाउन कर दी 110, और मैं ये मान के चलता हूं कि इसका जो बेस है, हमारा बेस कितना है, 3। और हमें यहाँ पे पहले इसका इक्विवेलेंट क्या निकालना है, हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है डेसिमल। और डेसिमल का हमारा बेस कितना होता है, डेसिमल का हमारा बेस होता है देन 10। तो मैंने यहाँ पे इसको 10 कर दिया। तो इसका जो प्रोसेस है सिमिलर है जैसे हमने बाइनरी का डेसिमल निकालना सीखा था। किस तरीके से, हमने सिंपली इसका जो एलिमेंट है 1 है, इसके बेस से मल्टीप्लाई करा, देन हमारा वैल्यू आ गई 3, देन हमने प्लस करा। वहां पे बाइनरी था तो हम बेस वहां पे 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे, और यहाँ पे देन अगेन हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, और देन यहाँ पे अगेन मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 3 से मल्टीप्लाई करा। अब जैसे वहां पे 2 के ऊपर पावर रेस करते थे, यहाँ पे भी हम 3 के ऊपर पावर रेस करेंगे। तो यहाँ पे पावर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 3, मतलब इसको हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 0 1 2, मतलब टोटल अगर हमने काउंटिंग स्टार्ट करी 0 से, देन 0 देन 1 और 2। और मैंने यहाँ पे बच्चों बेस कर दिया। इसके लिए जो नंबर सिस्टम वाली वीडियो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बेस करा, देन मैंने यहाँ पे फिर अगेन बच्चों क्या करा, 1 बेस करा, और यहाँ पे मैंने फिर किसको बेस का यूज कर लिया, मैंने यहाँ पे देन उसके ऊपर पावर रेस कर दी, मतलब 0 मैंने इसको लगा दिया। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, हमारी नॉर्मल अर्थमेटिक कैलकुलेशन है, देन 9 प्लस 3 प्लस 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी होगी वो 0 हो जाएगा, देन इक्वलेंट टू 12। अब ये हमारा डेसिमल आ गया। अब हमें इस डेसिमल का क्या इक्वलेंट निकालना है बच्चों,
इस डेसिमल का हमें इक्विवेलेंट निकालना है बाइनरी। तो वहां पे हमने वो भी प्रोसेस करा था कि अगर किसी भी डेसिमल का बाइनरी निकालना हो तो हम उसे 2 से एक तरह से उसका हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि यहाँ पे मेरे को किससे इसको करना है, 2 से, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 है, डेसिमल नंबर मेरा 12 है। देन मैंने यहाँ पे इसको रिमाइंडर राइट डाउन करते हुए चलना है। पहले मैंने 6 से निकाला, रिमाइंडर हमारा कितना आया, 0 आ गया। देन अगेन फिर मैंने यहाँ से 2 से निकाला, देन 3 से निकाला मैंने यहाँ पे, तो अगेन मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर राइट डाउन करते हुए हम चलेंगे। देन अगेन मैंने यहाँ पे 2 से निकाला, देन यहाँ पे इसने 1 से डिवाइड इसको करा, और जो रिमाइंडर पूरा डिविजिबल नहीं हुआ तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो वहां जब मैंने आपको कराया होगा कि कैसे एक डेसिमल नंबर को अगर हमारा कोई भी एक डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हम बाइनरी के बेस से उसका एलसीएम निकालेंगे और रिमाइंडर राइट डाउन में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा मेरा रिजल्ट क्या आ गया, 1100, और यहाँ पे इसका मेरा बेस कितना है, इसका मेरा यहाँ पे बेस है 2। तो हम एक बार अब आंसर में चेक करते हैं कि हमने क्या करा, कि अगर बेस ये वाला जो वैल्यू गिवन है जिसका बेस 3 है, उसको पहले मैंने डेसिमल में निकाला। ये सिंपल प्रोसेस, सेम प्रोसेस वैसे ही था जैसे हमने बाकी को कन्वर्ट करा था, बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे। देन उसका रिजल्ट मेरा 12 आया, और 12 आने के बाद देन मैंने इस डेसिमल को अगेन कन्वर्ट करा बाइनरी में, मेरा रिजल्ट आ गया 1100। अब हम एक बार जाते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि यस, कि अगर सपोज दैट मेरा कोई भी एक नंबर सिस्टम में वैल्यू गिवन है 110 जिसका बेस 3 है, तो उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 110002। तो ये तो ऑप्शन मेरा करेक्ट है। अब ये बोल रहा है ग्रे कोड कैलकुलेट करने की। तो जब हमने पीछे प्रीवियस क्लासेस हमने अपने अटेंड करी होंगी, तो ग्रे कोड भी हमने बाइनरी का निकालना सीखा था। तो अब मैं एक बार आपको ग्रे कोड निकालना सिखाता हूँ कि किसी भी अगर कोई बाइनरी नंबर गिवन है उसका ग्रे कोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आया है। अब हम दूसरे ऑप्शन के लिए जाते हैं। तो मेरे पास जो ग्रे कोड गिवन है, वो ग्रे कोड बच्चों मेरे पास गिवन है ये वाला, देन 0 1, देन 0 1, देन 0010। तो ग्रे कोड बच्चों जब मैंने बताया था कि सबसे पहले ग्रे कोड में क्या करते हैं कि जो MSB डिजिट है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, उसको हम अलग रख लेते हैं। देन मैंने इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरी कौन सी है बच्चों, 0, मैंने उसको अलग पुट कर दिया। देन उसके बाद हम मतलब अगर हम यहाँ पे ग्रे कोड कैलकुलेट कर रहे हैं, जो ये बाइनरी फॉर्म में गिवन है, ये वैल्यू जो गिवन है ये बाइनरी फॉर्म में गिवन है, हम इसका ग्रे कोड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मेरा ये जो बाइनरी नंबर गिवन है, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, मैंने इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अलग कर ली। अब देन ग्रे कोड में जैसे मैंने क्लास में आपको बताया होगा कि यहाँ पे हम सबसे पहले इन 2 एलिमेंट को ऐड करेंगे। देन मैंने यहाँ पे करा 0 + 1, 0 + 1 करा, और इक्वल टू इसका वैल्यू कैलकुलेट कराएंगे। देन फिर नेक्स्ट 2 एलिमेंट लेंगे 1 और 0। तो मैंने यहाँ पे 1 + 0 लिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे। देन फिर अगेन क्या लिया, 0 1। तो इसी तरीके से जैसे मैं पेयर ले रहा हूँ बच्चों, हम इसको आगे इस तरीके से लेते रहेंगे। 0 1 ले लिया, देन हमने 1 + 0 फिर ले लिया। इसके अलावा फिर हमने क्या लिया, 0 आ गया, देन 0 + 0 ले लिया। इसके अलावा देन हमने 0 + 1 अलग, देन अगेन ले लिया, और लास्ट में हमारा पेयर क्या बना, 1 और 0 का। तो यहाँ पे मैंने 1 + 0 अलग ले लिया। तो यहाँ पे जब मैं गया, तो यहाँ पे जाने के बाद अब मैं इसका नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, जैसे हमने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करा था बाइनरी का। यहाँ पे रिजल्ट आ गया 0, देन 1, देन 1, देन 1, देन 0, देन हमारा यहाँ पे आ गया अगेन 1, और देन मेरे यहाँ पे आ गया अगेन 1। तो अब हम यहाँ पे हमने इसको परफॉर्म करा। अब ग्रे कोड क्या होगा, पहले आप ग्रे कोड जब आप निकालेंगे तो सिंपल इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रखेंगे जो क्या थी हमारी 0, और फिर टॉप टू बॉटम उसको राइट डाउन बेसिकली हम करेंगे कि जैसे भी हमारा जो ग्रे कोड निकालते हैं उसको हम उस अकॉर्डिंगली टॉप टू बॉटम जो भी हमारा रिजल्ट आया, सॉरी यहाँ पे स्टार्टिंग में मिस्टेक हुई, यहाँ पे मैंने 0 + 1 1 था, तो मैंने टॉप टू बॉटम लिखा जो भी ऊपर से मेरा रिजल्ट आ रहा था। देन MSB रखने के बाद देन 1, देन 1, देन 1, देन 1,
0 देन डबल 1, तो मेरा रिजल्ट आया 0 4 टाइम 1 देन 0 देन 2 टाइम 1। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं, तो 0 देन 4 टाइम 1 देन 0 2 टाइम 1। तो यहाँ पे मेरा, अगर जब मैंने ये बाइनरी नंबर का ग्रे कोड कैलकुलेट करा तो मेरा यही वैल्यू आई। तो यहाँ पे जो दोनों हमारी स्टेटमेंट गिवन है, हमने जब उसको कैलकुलेट करा तो दोनों हमारी ट्रू निकल के आई। तो 1 भी ट्रू है और 2 भी ट्रू है, तो इसका मतलब बच्चों इसमें हमारा 67 का आंसर कितना हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको दोनों कैलकुलेट भी करके दिखाए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो डिवीजन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ फंक्शन एंड मॉड्यूल इज वन ऑफ द वाइटल फीचर ऑफ। तो आपको पता है कि हमने जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो हमने उसमें 2 टाइप्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज द लो लेवल लैंग्वेजेस एंड सेकंड वन इज द हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो लो लेवल लैंग्वेजेस में हमने फर्दर 2 कैटेगराइजेशन थी, जिसमें बच्चों हमारा एक कैटेगराइजेशन थी मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकंड कैटेगराइजेशन थी असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो जनरली मशीन तो 0101 बेस थी, असेंबली लेवल लैंग्वेज भी एक तरह से लो लेवल की कैटेगरी की थी जो मैनेमोनिक बेस थी। लेकिन जब हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आए, जस्ट लाइक सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, मैनी मोर, जावा, तो वहां पे जो उसका सबसे ज्यादा एक तरह से इंपॉर्टेंट फीचर था या वाइटल फीचर था, वो ये था कि उसमें हम फंक्शंस क्रिएट कर सकते थे, उसमें हम मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते थे, जिसमें हमारे फंक्शंस इनबिल्ट फंक्शंस भी थे। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पावर कैलकुलेट करनी है तो पीओडब्ल्यू फंक्शन है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो एसक्यूआरटी फंक्शन है। तो यहाँ पे ये एक तरह का हम इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो एक तरह से डिफरेंट थी किससे, लो लेवल लैंग्वेज थे, या जिसको हम सी लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड द प्रोसीजरल लैंग्वेज। मतलब उसमें प्रोसीजर बनाया जाता है, उसमें फंक्शंस बनाए जाते हैं, उसमें मॉड्यूल्स डिजाइन कराए जाते हैं, जबकि लो लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे 68 का जो आंसर है वो है स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। तो एक तरह से स्ट्रक्चरल लैंग्वेज के अंदर ही हम फंक्शंस और मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं। और जो बाकी अदर ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं लो लेवल, तो असेंबली और मशीन एक तरह से इसी के ही 2 पार्ट हैं। तो 68 का जो आंसर है वो है हमारा सी, स्ट्रक्चरल लैंग्वेज। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। तो ओपन सोर्स का क्या मीनिंग होता है बच्चों? ओपन सोर्स मतलब वो एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ा था ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें विंडोज, डोज और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, जिसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है। जिन सॉफ्टवेयर के एक तरह से सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं उसको हम ओपन सोर्स बोल सकते हैं। तो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखे हैं तो इसमें सबके सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होते। जैसा मैं आपको यहाँ पे एक तरह से इमेज में दिखा रहा हूँ कि जैसे लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, जेएनयू हो गया, ये सारे वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिसके सोर्स कोड आर अवेलेबल। ठीक है, तो इसमें जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंडो का हमारे पास कोई कोड अवेलेबल नहीं होता, ना डॉस का अवेलेबल होता। तो यहाँ पे जस्ट एक थियोरेटिकल टर्म है ये। तो जो हमें इसको लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन से, जो मैंने अभी इमेज में भी आपको दिखाई, लाइनेक्स जो है, यूनिक्स जो है, ये हमारे वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके हमारे पास सोर्स एक तरह से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो 69 का भी हमारा बच्चों आंसर यहाँ पे क्या है, सी, लाइनेक्स। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, जो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है। तो वहां पे हमने ना इसमें पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। टीसीपी आईपी, टीसीपी मींस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इज द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट। यस, ये एक तरह का कम्युनिकेशन, अगर हमें 2 कंप्यूटर को नेटवर्क के अंदर आपस में कम्युनिकेट कराना है तो वहां पे हम कौन से प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, टीसीपी आईपी का यूज करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये। सेकंड पूछा गया है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू इंटरनेट। यस, तो मैंने पहले बताया था कि हमारे को अगर अपने कंप्यूटर को, जब मैंने कंप्यूटर नेटवर्क्स की थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो हर एक कंप्यूटर को अगर हम नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे कंप्यूटर में लैन कार्ड, या जिसको एज वेल एज आल्सो कॉल्ड एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, होना जरूरी है, क्योंकि उसकी हेल्प से ही, उसी के यूज से ही हम एक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें बोला गया, आईपी एड्रेस इज आल्सो नोन एज हार्डवेयर एड्रेस दैट इज असाइंड यूनिकली टू एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस,
तो आईपी एड्रेस एक यूनिक एड्रेस तो होता है जो एक नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस को असाइन करा दिया जाता है, लेकिन आईपी एड्रेस को बच्चों हम हार्डवेयर एड्रेस नहीं बोलते। हमारे दो एड्रेस होते हैं, एक आईपी एड्रेस होता है और एक हमारा मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो मैक एड्रेस वो एड्रेस होता है जो फिक्स्ड होता है, जो चेंजेबल नहीं होता, जबकि आईटीपी एड्रेस जो है वो चेंजेबल होता है, ठीक है, और वो उसको नेटवर्क असाइन करता है। तो हम यहाँ पे इसको हार्डवेयर एड्रेस नहीं बोलते, ठीक है। ये एक तरह का नेटवर्क एड्रेस होता है, और जो हार्डवेयर एड्रेस होता है जो फिक्स होता है उसको बोला जाता है मैक एड्रेस। तो जो बच्चों इसमें थर्ड पॉइंट है वो करेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ वन और सेकंड जो एज इट इज डेफिनेशन वाइज है, जो राइट डाउन हमने करी होगी उस टाइम पे अपनी क्लासेस में, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है 1 और 2 करेक्ट है। और 1 और 2 कहाँ पे दे रखे हैं? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। चलिए, तो थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए इसमें हमारी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। तो क्वेश्चन नंबर 71 में बेसिकली क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एसक्यूएल। तो इसमें बताया गया है कि एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरी अगेंस्ट ए डाटाबेस। यस, एसक्यूएल एक हमारा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। एसक्यूएल की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसमें हम डाटाबेस पे कितनी भी क्वेरीज लगा सकते हैं। सेकंड पूछा गया एसक्यूएल कैन अपडेट रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस। यस, एसक्यूएल के अंदर एक हमारी अपडेट कमांड होती है, जिससे विद द हेल्प ऑफ अपडेट कमांड हम एसक्यूएल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डाटाबेस के अंदर हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, हम उनको अपडेट कर सकते हैं। एसक्यूएल क्वेरी ऑटोमेटिकली एलिमिनेट्स डुप्लीकेट। तो यस, एक हमारे पास एसक्यूएल के अंदर एक हमारे पास डिस्टिंक्ट कमांड होती है। कौन सा फंक्शन होता है? डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है। तो विद दी हेल्प ऑफ, जब हम एसक्यूएल क्वेरी कोई ऐसी क्वेरी लगाना चाहते हैं जिसमें हम डुप्लीकेट वैल्यूज को एलिमिनेट्स करना चाहते हैं, तो वहां पे हम डिस्टिंक्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं एसक्यूएल क्वेरी के अंदर। तो यहाँ पे ये जो तीनों चीजें बोली गई हैं, ये तीनों चीजें ही करेक्ट हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है डी 71 जो क्वेश्चन नंबर है बच्चों, इसका नंबर है इसका जो बेसिकली आंसर है डी है। इसमें तीनों स्टेटमेंट ही जो दी गई है रिगार्डिंग टू द एसक्यूएल, तीनों ही हमारी करेक्ट है। चलिए, अब यहाँ पे हमारा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 72। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इनक्रिप्शन प्रोसेस कन्वर्ट चिपर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट। तो हमने ना एक क्रिप्टोग्राफी पढ़ी थी। तो बेसिकली बच्चों, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि ना मतलब टेक्स्ट को हिडन कर देना। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं कहीं पे सेंड करना चाहता हूँ, बट वो मैं बहुत एक सिक्योर्ड फॉर्म में उसको सेंड करना चाहता हूँ, तो वहां पे हम उस कोड को एनक्रिप्ट कर सकते हैं, किसी इमेज में एनक्रिप्ट कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को रेंडमली चेंज करके हम उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं। फिर जब वो सोर्स से डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचता है तो वहां पे फिर अगेन देन उसको डिक्रिप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एनक्रिप्शन प्रोसेस कन्वर्ट चिपर टेक्स्ट इनटू अ प्लेन टेक्स्ट। नहीं, ये रिवर्स पूछा गया है। जबकि ये काम हमारा किसका होता है? ये हमारा डिक्रिप्शन का होता है। किसका? तो डी एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा एनक्रिप्शन क्या प्रोसेस होता है, जो एक नॉर्मल टेक्स्ट को मीनिंगलेस मैसेज में चेंज करता है, जबकि डिक्रिप्शन क्या करता है, जो मीनिंगलेस मैसेज को जब वो सोर्स पॉइंट पे ओरिजिनल पॉइंट पे पहुंचता है उसको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे उसको जस्ट रिवर्स बोला गया है। जो डिक्रिप्शन का काम है वो वहां पे एनक्रिप्शन में दिखाया गया है, जैसे आपको ये यहाँ पे आप एक इमेज में भी देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो इसमें गलत निकला। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें कि डिजिटल सिग्नेचर्स एम्प्लॉय टू कीज, प्राइवेट की और पब्लिक की। तो आपको पता है कि हम जो मेल्स में यूज करते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारे डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मैंने टेक्स्ट में भी दिखा रखा है कि डिजिटल सिग्नेचर एक तरह से एनक्रिप्टेड या स्टैम्प ऑफ ऑथेंटिकेशन होती है ईमेल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जो ये कंफर्म करता है कि हाँ ये पर्टिकुलर साइनर डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ है, इसको अल्टर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिजिटल एक तरह से सिग्नेचर भी एक तरह से हमारी क्रिप्टोग्राफी के अंदर ही आता है, ठीक है। और ये जो हमारी असिमेट्रिक की होती है, इसमें हमारे दो ही पेयर होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट पेयर होता है। और जो प्राइवेट की जो यूज होती है वो एक तरह से क्या करती है, वो सिग्नेचर को क्रिएट करने का काम करती है, और जो हमारी पब्लिक की होती है वो उसको वेरीफाई करने का काम करती है।
तो यहाँ पे एक पॉइंट पूछा गया है बच्चों कि डिजिटल सिग्नेचर के अंदर क्या एक तरह से दो कीज होती हैं, प्राइवेट हाँ जो क्रिएट करती है, पब्लिक तो उसको जो वेरीफाई करती है, ठीक है। तो करेक्ट है सेकंड वाला पॉइंट। और थर्ड वाला पॉइंट है कि जैसे जो सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी होती है, क्या वो सिंगल की ही दोनों का काम करती है? यस। तो जो हमारी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं या सिंगल की सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, वहां पे जो हमारी सिंगल की होती है वो दोनों ही यूज होती हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि भाई इट इज द सिंगल शेयर डॉक्यूमेंट। यहाँ पे इट इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड टू डिक्रिप्ट और अनक्रिप्ट मैसेजेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सेकंड है वो भी करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड वो भी करेक्ट है, तो दोनों करेक्ट हैं। और यहाँ पे हमारा 72 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो थ्योरेटिकल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जितना आप थ्योरेटिकल रीड लगाएंगे उतना एक शॉर्टी हमारी बन जाती है। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिवाइस दैट कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। यस। तो हमारी एक मॉड्यूल होता है जिसको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बोला जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली वो मोडेम डिवाइस का काम होता है कि जो हमारे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करती है, कन्वर्ट करने का काम करती है, उसको हम मोडेम बोलते हैं। चलिए, और इसके अलावा इसमें नेक्स्ट पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा कोर कंपोनेंट होता है हमारा यूनिक्स का। तो हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हमारा जो मेन कंपोनेंट होता है यूनिक्स का, वो हमारा कौन सा होता है? कर्नेल। ठीक है, जो बेसिकली जिसका काम क्या होता है कि जो भी लार्ज प्रोग्राम होते हैं वो मेमोरी में लोड होते हैं और देन फिर वो कंट्रोल उसको प्रोवाइड कर देता है। तो ये भी हम थ्योरेटिकल में सबसे पहला पॉइंट ही पढ़ते हैं कि कर्नेल जो मेन कंपोनेंट होता है जो उसको लोड अपलोड करने का काम करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा जो विच ऑफ द कोर कंपोनेंट कर्नेल है वो हमें क्लियर था। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर रिकॉग्नाइजिंग द कैरेक्टर इन सुपरमार्केट। तो एक होती है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एक होती है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, एक होती है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो जो हमारी OMR शीट्स को चेक करने के लिए डिवाइस होती है वो होती है OMR डिवाइस। जो बैंक के और जो चेक्स के डिमांड ड्राफ्ट के जो नंबर रीड करने के लिए होती है वो डिवाइस होती है MICR। तो इन दोनों, MICR का तो यूज बैंक में होता है, OMR का यूज जब हम आंसर कीज चेक करते हैं उसमें होता है, जबकि OCR का जो यूज है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसका यूज हम करते हैं अगर हमें सुपरमार्केट्स के अंदर कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करना है। तो यहाँ पे 75 जो क्वेश्चन नंबर है उसका ऑप्शन है हमारा ए। तो इस वीडियो में हमने 75 तक के क्वेश्चंस कवर अप करे हैं, आगे की वीडियो में रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस को हम कवर अप करेंगे। थैंक यू।